लिखने वाले कितना महान है तू, कितनी करे बड़ाई, दलितों की जान है तू। संविधान लिखने वाले कितना महान है तू, कितनी करे बड़ाई, दलितों की जान है तू। संविधान लिखने वाले की अभी बात छोड़ दीजिए, ठीक। इंडियन पेनल कोड से हमको कोई लेना देना नहीं है। इंडियन पेनल कोड हम बाद में जानेंगे। थोड़ा सा इंडियन पेनल कोड का मुख्य जो धारा होता है ना, वो अंत में हम लोग पढ़ेंगे। जब दरोगा उरोगा बनेंगे तो इंडियन पेनल कोड की वहाँ पर ज़रूरत होगी। अब मान के चलिए हम दरोगा बन गए, अगर किसी मुजरिम को पकड़ लिए, अब पकड़े तो उसको किस धारा में पकड़े हैं, इंडियन पेनल कोड वहाँ पर लगाना पड़ेगा कि ये उसको मार रहा था, कि सरकारी काम में अब बाधा डाल रहे थे, कि किसी व्यक्ति से झगड़ा किए हैं, कि किसी का मर्डर किए हैं, कि किसी का ज़मीन किए हैं, कि दांगा कर रहे थे, कि चोरी कर रहे थे, कि लूटपाट कर रहे थे। इस सब के लिए अलग अलग धारा बनाया गया है। उस धारा में किस धारा को आपको ऊपर लगाना है, ये हम अगर थाना अध्यक्ष है तो ये हमारी जिम्मेवारी है। तो ये दरोगा बनेंगे हम लोग तो इंडियन पेनल कोड थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले हमको पहले भारतीय संविधान को समझेंगे, ठीक। अब चलिए भारतीय संविधान को सबसे पहले हम पढ़ेंगे। भारतीय संविधान को कैसे पढ़ेंगे, तो वर्तमान समय में हमारे संविधान में 22 भाग हैं। कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे? भाग 1 पढ़ेंगे। अभी वर्तमान में हम लोग भाग 1 पढ़ेंगे, भाग 1। अब भाग 1 में बहुत सारे पॉइंट दिए गए हैं, ठीक ना। जैसे कि 22 को भाग बना दिया गया, प्रत्येक भाग में बहुत सारे पॉइंट हैं, उस पॉइंट को पढ़ेंगे। जैसे भाग 1 में बहुत सारे पॉइंट है जिसको बोलते हैं अनुच्छेद। पॉइंट को क्या बोलते हैं? अनुच्छेद या धारा या आर्टिकल, अंग्रेजी में उसी को बोलते हैं, ठीक। तो बहुत सारे अनुच्छेद या पॉइंट है, उसको क्या कहते हैं? 1 से लेकर के और 4 तक जो अनुच्छेद है किस में है? भाग 1 में है, ठीक। भारतीय संविधान के भाग 1 में कितने अनुच्छेद? 1 से 4 तक। अब जैसे कहेंगे कि भाग 2, तो इसमें जाएंगे तो अनुच्छेद 4 तक तो वहाँ खत्म हो गया भाग 1 में। अब यहाँ आएंगे तो 5 से लेकर 11। फिर अब भाग 3 में जैसे जाएंगे, भाग 3 में तो 12 से लेकर 35, ठीक। 12 से लेकर 36 या 35, हाँ 12 से 36 मांगिए, 12 से लेकर 35 तक, 36 नहीं जाता है। तो अभी हमको क्या पढ़ना है? भाग 1 पढ़ना है, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक, ठीक। अब अनुच्छेद 1 क्या है, पहले इसको जानिए। अनुच्छेद 1 क्या है? अनुच्छेद 1 क्या होता है कि भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ, ब्रैकेट में लिखते हैं इसको यूनियन। हाँ, यूनियन माने संघ होता है, ठीक। अब यूनियन इसको लिख सकते हैं ब्रैकेट में, इसको भारत राज्यों का संघ है, इसको लिख सकते हैं यूनियन। चलिए, यूनियन है या संघ है, ठीक। कोई दिक्कत नहीं ना है। अब चलिए, अब इस यूनियन का मतलब होता है क्या? संघ है, हाँ संघ होता है। और आपका एक क्या बोलते हैं, इसका नाम मत धरिए, क्षेत्र भाग का। तो भाग 1 में भारत राज्यों का संघ है। संघ का मतलब क्या होता है? मतलब कि यूनियन, यानी बहुत सारे, देखिए राज्यों का संघ यानी कि बहुत सारे राज्यों को मिला करके एक संघ बनाया गया है, उसी को बोलते हैं भारत राज्यों का संघ। देखिए जैसे एग्जाम्पल में ही हम मैप में देख सकते हैं। क्या एग्जाम्पल के लिए सही नहीं मारेगा। चलिए आगे देखिए, जैसे भारत राज्यों का संघ है। भारत कहाँ तक है? देखिए नीचे से अभी हम बताए थे आपको, भारत के सारे राज्यों का नाम याद करवा दिए हैं, ठीक। यहाँ से ये सब भारत के अंग है, ये सब भारत के अंग है। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, भूटान, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम, त्रिपुरा, ये सब क्या है? भारत राज्यों का संघ है। इसमें कौन कौन राज्य हैं? तो बहुत सारे राज्यों को मिलाकर बनाया गया है। जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ये सब राज्य हैं। सबको मिला करके एक संघ बनाया गया है, ठीक। तो इसी को बोलते हैं भारत राज्यों का संघ है। ये अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। अब जैसे अनुच्छेद 2 में जाएंगे हम,
अनुच्छेद 2 में जाएंगे तो अनुच्छेद 2 क्या कहेगा? अब भारत में तो जो राज्य है वो तो राज्यों का संघ है ही, लेकिन भारत में अगर कोई विदेशी राज्य चाहे, जैसे मान के चलिए एग्जाम्पल में सिक्किम क्या था पहले, ये विदेशी राज्य था या विदेशी देश था या विदेशी प्रांत था, कुछ भी था, मगर भारत का पहले नहीं था। तो अगर कोई भारत में विदेशी राज्य चाहे मिलना तो किस अनुच्छेद के तहत मिलेगा? 2। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 कहती है कि विदेशी राज्यों को अपने देश में मिलाना या उसके सीमाओं में अपने सीमाओं को मतलब सम्मिलित कर देना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत? 2 के तहत। अगर पाकिस्तान को अपने में मिलाना हुआ तो किस अनुच्छेद के तहत? चाइना को अपने में मिलाना हो तो किस अनुच्छेद के तहत? 2। तो उसी प्रकार हमने अगर सिक्किम को भारत में मिलाया तो किस अनुच्छेद के तहत? 2 के तहत। अब अनुच्छेद 2 यही कहता है, देखिए अनुच्छेद कि विदेशी राज्य को मिलाना या विलय करना, विदेशी राज्यों को मिलाना किस अनुच्छेद में? याद नहीं हो तो किस अनुच्छेद के तहत? 2 के तहत। अब चलिए विदेशी राज्यों को हमने मिला लिया, जैसे एग्जाम्पल में कौन सा है? सिक्किम को विदेशी राज्य को हम लोग मिलाए हैं। कब मिलाए हैं सिक्किम को? सिक्किम जो है आपका, तो ये सिक्किम को भारत में मिला लिया गया। कब मिलाया गया? तो 1959 ईस्वी में। ये कैसे मिला? तो हम आप लोगों को पहले ही बता चुके थे कि पहले मान के चलिए ये तिब्बत जो है स्वतंत्र देश था। क्या ये जो तिब्बत है ये क्या था? स्वतंत्र देश था। उसी प्रकार सिक्किम क्या था? एक स्वतंत्र प्रांत था। अब चाइना कहता है कि तिब्बत का ही सिक्किम हिस्सा था, इसीलिए तिब्बत हमारा है तो सिक्किम भी हमारा होगा। और चाइना कहता है कि तिब्बत का अरुणाचल प्रदेश हिस्सा था, इसलिए तिब्बत हमारा है तो अरुणाचल प्रदेश भी हमारा है। तो यहाँ पर इंडियन आर्मी लगाई है कि आओ तुमको दिखाते हैं हमारा है कि तुम्हारा है, तुरंत बता देता है। ठीक। अब मान के चलिए अब जम्मू कश्मीर में ये जो लद्दाख ही हिस्सा है लद्दाख, इसीलिए तिब्बत हमारा है। तो ये किसका है? किसका है ये? वो कौन कहता है? चाइना। तो यहाँ भी इंडियन आर्मी खड़ी रहती है कि आओ तुमको बताते हैं कि तुम्हारा है कि हमारा है। जैसे एग्जांपल में यहाँ पैंगोंग झील है ना, ये पैंगोंग झील, यहाँ पर क्या हुआ था अभी 2020 में हुआ था, 19 में गलवान में 19 में 20 में हुआ था सर। हाँ 2020 में ये पैंगोंग झील के पास आया, कहता है पैंगोंग झील हमारा है, उसके आसपास के सभी फिंगर हमारे हैं। तो भारतीय सैनिक क्या किया? ये कहता था कि नहीं ये हमारा है, ये कहता था कि हमारा है। और चीन का एक नीति होता है हड़प नीति, लॉर्ड डलहौजी वाला, जिसे मान के चलिए हड़प नीति का मतलब क्या हुआ कि चीन पहले क्या करेगा कि पहले आपका ये जैसे ऑक्साई चीन है ना, ऑक्साई चीन को पकड़ लिया है, पहले ही से पकड़ लिया है। अब भारत ऑक्साई चीन के लिए कहता है कि ऑक्साई चीन हमारा है। तो अभी ये बातचीत कर रहा है कि हमारा है, तब तक ले बीच में क्या करते हैं अरुणाचल प्रदेश के 2-4 गाँव पकड़ लेता है। अरुणाचल प्रदेश के मान के चलिए पूरा अरुणाचल प्रदेश है तो यहाँ से 1-2 गांव पकड़ लेता है। तो अभी तो हमारा ऑक्साई चीन पकड़ा है और ऊपर से ही पकड़ लिया। अब जाएगा पंचायत होगा, बैठक होगा, मेरे कर्नल जाएंगे और उनके कर्नल आएंगे ना, उनके कमांडर आएंगे, हमारे कमांडर। सुने होंगे बार बार न्यूज़ में कि कमांडर लेवल की बैठक हो रही है। तो हमारे कमांडर भी जाते हैं, उनके कमांडर भी आते हैं। तो उसका पॉलिसी क्या है कि जब आएगा तो ये अरुणाचल प्रदेश के जो मान के चलिए जो गाँव होगा, जैसे कि यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में इंकियांग है, इंकियांग, ये इंकियांग को क्या करेगा कि वो कहेगा कि हमारा है। अब हमारे कमांडर उनके कमांडर बैठेंगे तुम्हारा कैसे है। अब इंकियांग वो बात करेगा और बाद में अंत में क्या सॉल्यूशन निकलेगा कि ठीक है इंकियांग भारत का था ना, तू नहीं देगा ना, तू रख लो अपना, हमको नहीं चाहिए। इंकियांग से तू बहुत बड़ा देश बन जाएगा। इंकियांग के तो सॉल्यूशन हो गया, लेकिन इसका ऑक्साई चीनवा के कोनो बात नहीं करेगा। अब कुछ दिन में ऑक्साई चीन उसका होगी। ठीक। अब इंकियांग को फिर दोबारा कभी पकड़ेगा और उसके बाद में दोबारा पकड़ने के बाद फिर इस पर अभी सॉल्यूशन नहीं हुआ, तब तक तो है ना सिक्किम से पकड़ लेगा, कहेगा कि सिक्किम हमारा है। अब सिक्किम पर अब आप चलिए बैठक चलेगा, तब तक इस पर कोई बात नहीं, ये उसका होगा। तो उसका ज़बरदस्ती चलता है। जैसे ना बताए थे एक दिन कि आपका कॉपी या कलम दोनों आपका, हम क्या किए कि कलम आपका ले लिए, ठीक, आप कहिए कि हमारा कलमों दीजिए, तो हम कहेंगे तुम हमारा कॉपिया दो। क्या आप दोनों आदमी लड़ते रहेंगे, जब पंचायत होगा तो पंच यही ना कहेगा ठीक है तुम्हारे पास जो है तुम रख लो, इसके पास जो है ये रख लो। तो फ़ायदा में कौन हुआ? हम किया, आपका कलम तो हम ले लिए ज़बरदस्ती करके, आपका कॉपी आपके पास, कलम मेरे पास, तो पंचायत हुआ, फिर भी किसका फ़ायदा?
तो ये चीन का पॉलिसी है। और कोपिया के मान के चलिए पंचायत हो गया कि हम कह रहे थे कोपिया, लेकिन कलमवा के कोनो बात नहीं कर रहा है, कलमवा तो चल गया ऐसा ही। तो उसी तरह चीन क्या करता है कि धीरे धीरे डलहौजी वाला हड़प नीति अपना करके, और चाहता है कि टोटल अपना ले ना, उसके सारे नियम को अपना के धीरे धीरे अपना विस्तार करो। तो उसका विस्तारवादी नीति है चीन का। धीरे धीरे इधर सक्साई चीन पकड़ लिया, इधर सब अरुणाचल चीन। हाँ, ये तिब्बत को ज़बरदस्ती क्या किया 1959 ईस्वी में चाइना तिब्बत को बताया थे ना कि ज़बरदस्ती उस पर आक्रमण कर लिया, सैनिक लगा दिया, वहाँ के राजा को कूट काट के और सबको मिला लिया। वहाँ जितने सारे मतलब पावरफुल आदमी थे ना, उसमें से एगो को उठाया और भेज दिया बीजिंग में, ठीक। दूसरा को उठाया भेज दिया इंचियांग में, तीसरा को उठाया होनोलुलु में भेज दिया, चौथा को उनर मंगोलिया। चारों तरफ सब लोगों को छीट दिया। तो मम्मी उधर गई, पापा उधर गए, भाई उधर गए, भैया है नहीं गए। वो सब उस समय के भुलाए 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 बाद में आके जब मोबाइल उबाइल चला, चाहे ये तार और पोस्ट ऑफिस के जो पत्र उत्र चला, तो अब वो सब लोग मिले हम हियाँ हैं, तो हम हियाँ हैं, हम हियाँ हैं। ज़बरदस्ती कूट कूट के इस सब को क्या किया, इस सब को ज़बरदस्ती कूट कूट को अपने में मिला लिया। ये बेचारा सिक्किम देखा कि जैसे तिब्बत को कूटा है, चारों तरफ छीट दिया है कि मम्मी कहीं और गई, पापा कहीं और गए, भाई कहीं और गया, भतीजा कहीं और गया, ऐसा ही हाल तो हमारा होगा ना। ये ज़बरदस्ती जैसे इसको मिलाया वैसे ही हमको भी मिला लेगा। इससे अच्छा है कि हम लोग एकत्रित हो करके आप प्रेम से भारत में मिल जाए। तो ये आया बोला भारत से कि हम आप में मिलना चाहते हैं। तो ये बोला कि ठीक है पहले मिल जाओ, उसके बाद जब मन करेगा अलग हो जाना। अलग होता ना है देश, जैसे कि रूस है, रूस परिसंघ है। रूस क्या है, रूस जो है आपका परिसंघ है। रूस क्या है, परिसंघ। परिसंघ को तोड़ना आसान होता है, उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, फेडरेशन। परिसंघ जो होता है टूटने में आसान होता है, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्या, फेडरेशन। फेडरेशन। एक आपका 3 प्रकार के होते हैं। एक आपका कौन होता है, दूसरा कॉन्फेडरेशन। अब इससे भी ये आसान होता है, इसको भी कहते हैं संघ। और एगो होता है यूनियन। तो यूनियन का मतलब भी होता है संघ। ये देखिए 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है परिसंघ, एक होता है संघ, दूसरा भी होता है संघ। 3 प्रकार के होते हैं, फेडरेशन, कॉन्फेडरेशन, यूनियन। तो भारत क्या है, भारत राज्यों का यूनियन है। देखिए यहाँ पर हम लिखे हैं यूनियन, उसी का मतलब होता है संघ। और कहिएगा भारत राज्यों का संघ है तो कॉन्फेडरेशन में आ जाएगा कि नहीं, तो खाली संघ मत कहिएगा, ऑप्शन में देखिए यूनियन है कि नहीं। अगर यूनियन नहीं है तब उसको क्या कहेंगे, संघ। वो चाहे जहाँ भी ऑप्शन में रहे। अगर ऑप्शन में पहले क्या खोजेंगे, यूनियन। भारत राज्यों का निम्नलिखित में से क्या है, ऑप्शन दे देगा आपका परिसंघ, संघ और यूनियन। तो क्या मारिएगा, संघ मारिएगा कि यूनियन, वहाँ पर मारना है यूनियन। लेकिन जब यूनियन नहीं देगा तब क्या कीजिएगा, वहाँ पर संघ मारना है, ठीक। और सबसे टूटने में आसान होता है परिसंघ, फेडरेशन। जैसे रूस ये टूटता है, ये टूटता है, दोनों टूटता है। जैसे अमेरिका है, क्या है अमेरिका फेडरेशन में है, ये आराम से टूट जाएगा। जितने सारे राज्य हैं सबका अपना अपना एक संविधान है, और जितने सारे मतलब के राज्य हैं उस सबका अपना अपना झंडा है, उस सबका अपना अलग नक्शा है। उस सब राज्य मिल करके एक देश बनाया है। लेकिन वो कैसे बनाया है, तो वो कॉन्फेडरेशन, फेडरेशन के आधार पर बनाया है। टूट के कभी भी अलग हो सकता है अगर चाहे तो। लेकिन अगर भारत को तोड़ना है तो अब क्या कीजिएगा, भारत को तोड़ना है तो एक उपाय है कि इंडियन आर्मी से अपनी छाती तुड़वा लीजिए, उसके बाद जो करना है करते रहिए ऊपर जा करके, ठीक। तो कभी भी भारत को आप नहीं तोड़ सकते हैं। इसके लिए ब्रह्मा जी आ जाए, विष्णु जी आ जाए, महेश जी आ जाए, लेकिन नहीं टूटेगा। तो हमेशा याद रखना है कि भारत राज्यों का क्या है, यूनियन। और ये किस में है, तो भारतीय संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 में, भारतीय संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 में। अनुच्छेद 2 क्या कहता है, आप बोलिए कि विदेशी राज्यों को अगर मिलाना होगा तो किस अनुच्छेद के तहत, 2 के तहत। अब अनुच्छेद 3 में चलते हैं। अनुच्छेद 3 में क्या कहता है कि अपने ही क्षेत्रों में या अपने ही राज्यों के सीमाओं या नामों में परिवर्तन किस अनुच्छेद के तहत, 3 के तहत कर सकते हैं। या अपने ही राज्यों को तोड़ फोड़ खंडित कर सकते हैं या विलय कर सकते हैं, किस अनुच्छेद के तहत, 3 के तहत। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, अपने राज्य मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश है ना, ये मध्य प्रदेश कहाँ तक था पहले देखिए,
ये था मध्य प्रदेश। इसको क्या किया गया कि यहाँ से 2000 में तोड़ दिया गया। किस अनुच्छेद के तहत? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत भाग 1 में इसकी चर्चा किया गया। ये जो उत्तर प्रदेश है, पहले देखिए यहाँ से था ऐसे, ठीक। इसको क्या किया गया कि 2000 में इसको यहाँ से तोड़ दिया गया। किस अनुच्छेद के तहत? 3 के तहत। अब चलिए और बताते हैं। ये जो बिहार था हमारा कहाँ तक था, पहले इसको देख लेते हैं। ये हमारा बिहार ऐसे था, इसको यहाँ से तोड़ के झारखंड बना दिया गया। किस अनुच्छेद के तहत? 3 के तहत। तो क्या उड़ीसा पहले था, ठीक, वो बहुत पहले था। ये उड़ीसा बिहार का ही भाग था, लेकिन पहले था। इसको भी तोड़ के क्या किया गया? इसको अलग कर दिया गया यहाँ से, तब बचा इतना दूर का आपका बिहार। अब बिहार को भी 2 भाग कर दिया गया, एगो झारखंड एगो बिहार, ठीक। अब मध्य प्रदेश को तोड़ के बना दिया गया छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश को तोड़ के बना दिया गया उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। तब किसी भी, हाँ, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, ये बंगाल प्रांत थे। जब इतिहास पढ़ेंगे तो प्रांत एक बड़ा बड़ा होता था। जैसे मान के चलिए कि प्रांत, एगो प्रांत में बहुत सारे राज्य आते थे ना, तो बहुत सारे प्रांत थे। वो प्रांत अलग पढ़ेंगे हम लोग। अभी भारतीय संविधान के अनुसार पढ़िए, इतिहास के अनुसार पढ़ेंगे तो फिर प्रांत पढ़ेंगे। तो ये अभी वर्तमान देखिए, महाराष्ट्र क्या है? महाराष्ट्र 2 भागों में टूटने वाला है। एगो टूटेगा किस में? विदर्भ में, और दूसरा बच जाएगा महाराष्ट्र। तो 2 भागों में महाराष्ट्र टूटने वाला है। हाँ, तो हमारे देश के किसी भी राज्यों को तोड़ने का अधिकार हमारे देश के किसका है? संसद के है। हमारे देश के किसी भी राज्यों को तोड़ने का अधिकार हमारे संसद की है। और महाराष्ट्र को टूटेगा तो एगो बनेगा विदर्भ, दूसरा बनेगा महाराष्ट्र। इसमें कोई भी आपत्ति नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि वो लोग हमारे हैं, ये देश हमारा है, ये राज्य हमारा है। तोड़ने वाले लोग हमारे हैं और तोड़वाने वाले लोग हमारे हैं। तो हम अपने में कुछ भी कर सकते हैं, विदेशी इसमें कोई दखल नहीं दे सकता है। और पाकिस्तान कटोरा खाना या कहे कि महाराष्ट्र को काहे तुर रहे हैं, तो पहले तो ये हमारी संसद अलग रहेगी। महाराष्ट्र के लोग पूछेगा कि अरे तू कौन है बोलने वाला? पहले हम अपना तुरवाएंगे तो तू कौन है पूछने वाला? आओ पहले तेरे से निपट लेते हैं। इधर तुम जाओ यहाँ से अपना कटोरा लेके अमेरिका चीन से फैला के बैठे रहना। यहाँ से हमारी भारत सरकार की महाराष्ट्र है। भारत सरकार चाहेगी तो महाराष्ट्र को मध्य प्रदेश को 1 में मिला सकती है। अगर चाहेगी तो महाराष्ट्र को 4 खंड कर सकती है, चाहेगी तो महाराष्ट्र को 2 खंड कर सकती है। ये भारतीय संविधान में उल्लेखित किया गया है देश को चलाने के लिए। किस अनुच्छेद में? तो 3 कहता है भारतीय संविधान के कि आंतरिक ये जो आंतरिक राज्य हैं, राज्यों को तोड़ फोड़ सकते हैं, तोड़ फोड़ कर सकते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत मतलब कि क्या कर सकते हैं? तो अपने आंतरिक राज्यों के सीमाओं में परिवर्तन कर सकते हैं, उस राज्यों को नामों में चेंज कर सकते हैं, उसको तोड़ तोड़ के अलग कर सकते हैं, या सबको मिलाकर बड़ा कर सकते हैं। यह हमारे संविधान में उल्लेखित है। ये हमारी संसद के पास शक्ति है। इसमें बाहरी लोग हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अगर कोई हस्तक्षेप करेगा तो उसका हाथ तोड़ दिया जाएगा ना। हाँ, तुम अलग रहो। अगर मान के चलिए चाइना आए या कहे कि महाराष्ट्र को 2 भाग काहे कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो इंडियन आर्मी है ही रहेगी। रे यहाँ से है न, तू कैसे जाएगा? यहाँ तो हम खा रहे हैं, पहले हमसे फरियाओ। इसीलिए देता है। पैंगोंग में देखे ना, 22 गोरा मिल के 68 गोरा के दिया कि चलो चले जाओ। हाँ, 80 से प्लस मरा था, लेकिन 22 गो जवान मिल करके 68 गो को पुष्टि किया था स्ट्रेचर पर ले जाते हुए, कि 68 गो को स्ट्रेचर पर ले जाते हुए हमारे देश 22 गो, हमारे देश के जवान 22 गो शहीद हुए, तो उसके देश के लगभग 100 गो चाहे 80 गो होगा। मगर आधिकारिक रूप से हमारे सेना ने मतलब कितने सैनिकों को पुष्टि किया? तो 68 गो को। तो इसको तो यहीं पर हम लोग पहले फरियाद लेंगे कि हम महाराष्ट्र को तूरेंगे कि फूरेंगे। तू कौन है पूछने वाला? पहले चाइना कौन है पूछने वाला? हम क्या करेंगे ना। हाँ, पहले महाराष्ट्र को जब तूरेंगे तो ये 2 भागों में जाएगा। 2 भाग में जब महाराष्ट्र हमारा टूटेगा तो एगो बन जाएगा विदर्भ, दूसरा बनेगा महाराष्ट्र। ये शक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मिला? 3 से। पहला क्या कहता है? भारत राज्यों का संघ है। दूसरा, विदेशी राज्यों को अपने मिलाना। तीसरा, आंतरिक राज्यों को तोड़ना फोड़ना, उसके सीमाओं में परिवर्तित करना, या सबको मिला करके 1 कर देना। ये किस में? 1 में। और अनुच्छेद 4 देखिए क्या कहता है।
अनुच्छेद 4 क्या कहता है कि भारत के जो सुप्रीम कमांडर होते हैं राष्ट्रपति, अगर संसद के पास ये संविधान ने अधिकार दिया है कि आंतरिक राज्यों को तोड़ फोड़ करना या आंतरिक राज्यों को मिलाकर के एक में कर देना, ये संसद को अधिकार दिया है भारतीय संविधान ने। तो ये काम अगर संसद कर रही है अनुच्छेद 4 का प्रयोग, यानी कि अनुच्छेद 3 का काम कर रही है तोड़ फोड़, संसद जो है अनुच्छेद 2 या 3 में काम कर रही है, यानी कि बाहरी राज्यों को अगर मिला रही है भारत में, या भारतीय राज्यों को अगर 2 भाग कर रही है, तो उसमें राष्ट्रपति इसमें दखल अंदाजी नहीं करेंगे। ये अनुच्छेद, हाँ, लेकिन राष्ट्रपति को ये संसद सूचना दे देगी, ये राष्ट्रपति को संसद क्या करेगी, सूचना दे देगी, लेकिन इसमें ये दखल अंदाजी नहीं कर सकते हैं। ये किस में किया गया है, अनुच्छेद 4 में, कि 2 या 3 इसको लिख सकते हैं, इसमें अनुच्छेद जोड़ सकते हैं कि अनुच्छेद 4 में कहता है कि अनुच्छेद 2-3 के कार्य में राष्ट्रपति बाधा नहीं डाले। ये अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि अगर संसद अनुच्छेद 4 में, यानी कि अनुच्छेद 4 में लिखा गया कि अगर संसद अनुच्छेद 2 और 3 का कार्य कर रही है तो राष्ट्रपति उसमें बाधा नहीं डालेंगे। ठीक, ये 4 गो अनुच्छेद किस भाग में है, 1 में। भाग 1 में कितने अनुच्छेद, 4 गो। कौन कौन, 1 से 4 तक। पहला अनुच्छेद क्या कहता है, भारत राज्यों का संघ है। दूसरा, विदेशी राज्यों को या सीमाओं को या देशों को अपने राज्य में मिला सकते हैं संसद के अगर इच्छा हो तब। तीसरा क्या कहता है, अपने ही राज्यों को तोड़ना फोड़ना, उसके सीमाओं में परिवर्तित करना या बहुत सारे राज्यों को मिला करके एक कर देना। अगर हमारी संसद चाहेगी कि उत्तर प्रदेश बिहार को मिलाकर उत्तराखंड को सबको एक कर दे, तो किस अनुच्छेद के तहत करेगी, 3 के तहत। अगर मन करेगी में 22 को भाग कर दें, तो किस अनुच्छेद के तहत, 1 के तहत, 3 के तहत। तो कोई तो बोल रहा है कि 1 के तहत, तो कन्फ्यूज जाइए, लिखिए मत वहीं, ठीक ना, पहले समझिए, पहले सीखिए तब लिखिए। अगर लिखना होगा ना तो यहाँ पहले सीख लीजिए, इत्मीनान से घर पर जाइएगा, हम वीडियो दे देंगे, आप लोग अपलोड कर देंगे, वीडियो को डाउनलोड कर लीजिएगा, कॉपी ले लीजिएगा, कलम ले लीजिएगा, आप बैठ जाइएगा, आराम से देख लीजिएगा। जो जो पॉइंट आपको नोट करने वाला लगेगा कलम कॉपी लेकर के नोट कर लीजिएगा। इससे क्या हो, एक तो पहले यहाँ समझ लिए, दूसरा आपका रिविज़न भी हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत? चलिए अब आगे समझते हैं। ये हम तो 4 गो जान गए कि ये राज्य मतलब कि बहुत सारे राज्यों को मिलाकर एक संघ बनाया गया। अब सबसे पहले हम ये जानेंगे कि भारतीय संविधान के भाग 1 में कितने राज्य की चर्चा किया गया है, सभी राज्यों को, यानी वर्तमान में जितने सारे राज्य हैं, कई गो है वर्तमान में राज्य, 28, केंद्र शासित प्रदेश 8, तो 28 गो राज्य और 8 गो केंद्र शासित प्रदेश। ये पहले से अपने से नहीं टपक किया गया है, इसको बनाया गया है, और इसको बनाने वाले कौन थे, भारतीयों ने बनाया है इसको। ठीक, अब कैसे बनाया है इसको पहले समझिए कि ये हमारे राज्यों का संघ जो बना ये कैसे बना, पहले इसके बारे में बढ़िया से समझते हैं। तो बहुत सारे राज्यों को मिला करके एक संघ बनाया गया। पहले क्या था, पहले हमारे ऊपर अंग्रेजों ने शासन कर रहे थे, अंग्रेज शासन कर रहे थे ना, तो अंग्रेज क्या करते थे कि शासन करते करते वो अपना शासन करने के लिए नहीं आए थे, वहाँ से कुछ पैसा कमाने के लिए आए थे, व्यापार करने के लिए। वो रहते रहते क्या किए कि धीरे धीरे इस पर आधिपत्य कर लिए, उपनिवेश बना लिए हमको। उपनिवेश का मतलब होता है कि जैसे अंग्रेजों का उपनिवेश, यानी कि अंग्रेज पर हम लोग मतलब डिपेंड हो गए, अंग्रेज जैसे कहेगा वैसे हम लोग करेंगे, जैसे सुझाव देगा वैसे करेंगे। तो वो धीरे धीरे क्या किया कि सब पर क्या किया, शासन कर लिया। हम लोग आज़ाद हुए, जैसे आज़ाद हुए तब क्या हुआ कि पहले ये राज्य नहीं था, पहले चल रहा था देसी रियासत, देसी रियासत। तब जब हम लोग आज़ाद हुए, कब आज़ाद हुए, 15 अगस्त 1947 को। ठीक, हम आज़ाद हुए अंग्रेज से, ठीक ना, हम आज़ाद हुए अंग्रेज से। तब तक 15 अगस्त को हम आज़ाद हुए अंग्रेज से, हम माने भारत आज़ाद हुआ अंग्रेज से 15 अगस्त को, और पाकिस्तान कहता है कि हम आज़ाद हुए 14 अगस्त को। अरे पगला कटोरा खान, तू तो पहले भारत का अंग था, भारत आज़ाद होता है 15 को, तू एक दिन पहले मौसा से आज़ाद हो गया था। हाँ, कैसे आज़ाद हो गया? तो ये मनाता है अपना 14 अगस्त को हम आज़ाद हो गए थे।
14 अगस्त 1947। इसको पता नहीं है कि हम भारत के हिस्सा, वो यहाँ पर जब 18 जुलाई 1947 ईस्वी को जब थी इंग्लैंड के यानी अंग्रेज़ों के जब संसद में हाउस ऑफ कॉमन्स में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जब पेश किया गया तो उसमें ये साफ साफ लिखा था कि भारत यहाँ पर 2 अधिराज्य बन जाएंगे। 2 अधिराज्य का मतलब भारत और पाकिस्तान, जो कि मतलब 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो जाएगा। उसमें लिखा हुआ 15 अगस्त 1947, तो 14 अगस्त के कैसे आज़ाद हो गया? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में एक बार दोनों को आज़ादी मिली। दोनों का क्या, भारत को एक बार आज़ादी मिली और उसी में चर्चा कर दिया कि भारत 2 अधिराज्य बना दिए जाएंगे, एक पाकिस्तान और दूसरा भारत। पहला तो हिंदुस्तान है, उसी से काट के पाकिस्तान बना दिया जाए। तो जब उसमें आपका भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जब पेश किया गया ब्रिटिश संसद में, हाउस ऑफ कॉमन्स में, तो उसमें लिखा गया कि 2 अधिराज्य बना देंगे और 15 अगस्त 1947 को ये स्वतंत्र हो जाएगा। तो तुम 14 अगस्त को कैसे स्वतंत्र हो गया? अपने मन से, यानी कि इसको अपने ये भी पता नहीं है कि हमारा स्वतंत्रता कहिए है। तब क्या होता है कि जब हम लोग आज़ाद हो गए 15 अगस्त 1947 ईस्वी ना, 15 अगस्त 1947 को जब हम लोग आज़ाद हो गए तब क्या किए इसको कि हम लोग इसको, अब सरदार पटेल थे उस समय, जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल, ये 2 आदमी थे बेचारे। अभी सोच रहे हैं कि ये सब तो आज़ाद हो गया। अब पहले क्या था कि देसी रियासत था, ऐसे नहीं था। पहले देसी रियासत, उस समय आपका देसी रियासतों की संख्या, देसी रियासत, ये देसी रियासत क्या होता है इसके बारे में समझिए। पहले 565 वो था, 565 को देसी रियासत था, कहीं कहीं 562 भी मिलेगा आपको। तो 565 को देसी रियासत था। देसी रियासत का मतलब कि हमारा देश का अपना रियासत होगा, हमारा राजा अलग होंगे, हमारे सैनिक अलग होंगे, हम अपना सीमा अलग बनाएंगे ना। तो पूरा तो मिल के आज़ाद हो गया भारत, मगर भारत में बहुत सारे देसी रियासत थे, माने बहुत सारे राजा थे। वो क्या करते थे कि सब आसानी से मिल गए और भारत में आसानी से, मतलब कि भारत के नियम को मानने लगे, उसके कल्चर को मानने लगे। लेकिन देसी रियासत में एगो यहाँ था जूनागढ़, एगो यहाँ था किधर गया हैदराबाद, और एगो यहाँ था जम्मू कश्मीर। ये 3 गो बच गया, बाकी सब आसानी से भारत का बात मानने लगा। ये 3 गो कहता है। अब जैसे मान के चलिए ये जूनागढ़ है, तो जूनागढ़ क्या कहता है? जूनागढ़ के राजा कौन थे? जूनागढ़ के जो राजा थे वो क्या बोलते हैं? अरे ना, निज़ाम नहीं थे। यहाँ के जो राजा थे ना वो मुस्लिम थे, ठीक। जूनागढ़ के राजा मुस्लिम थे और यहाँ की जनता जो थी हिंदू थी। तो अंग्रेज़ क्या कह के गए थे कि जिसको चाहे या तो पाकिस्तान में जा सकता है या हिंदुस्तान में आ सकता है, अगर जिसको चाहे कि हम अलग स्वतंत्र रहेंगे तो अलग स्वतंत्र रह सकते हैं। वही ससुरा के एक झगड़ा लड़ा के चला गया। अब उसी बातों को पकड़ के आई लोग हाई कहता था कि हम लोग स्वतंत्र रहेंगे। तो स्वतंत्र ये कहता था कि हम पाकिस्तान में जाके मिलेंगे, हाई कहता था कि हम पाकिस्तान में मिलेंगे। तब सरदार पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू इसको क्या किए कि जूनागढ़ को कहें कि चलो ठीक है तुम पाकिस्तान में मिल जाना, लेकिन ऐसे थोड़े मिल जाएगा। अगर नरेंद्र मोदी कह दे कि हम भारत को बेच रहे हैं फलाने देशों के हाथ, तो ऐसा ही थोड़ी बेच दीजिएगा। चलिए भारत के जनता से पहले पूछिए जनमत संग्रह, यानी यहाँ की जो जनता है उसके मत का संग्रह चाहिए कि है कि नहीं। तो जूनागढ़ कह रहा था कि हम जाएंगे पाकिस्तान में। सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू ये लोग बोले ठीक है चले जाना पाकिस्तान में, लेकिन चलो पहले। और उस समय एक व्यक्ति थे लॉर्ड माउंटबेटन, ये भी आपको देसी रियासत को मिलाने में माउंटबेटन लॉर्ड माउंटबेटन इनको कहते थे। ये 3 गो व्यक्ति थे उस समय। भारत के विभाजन किस मतलब अधिनियम के तहत हुआ? तो लॉर्ड माउंटबेटन के तहत 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आया, उसके अनुसार भारत को विभाजित कर दिया गया पाकिस्तान और हिंदुस्तान में, ठीक। तो ये लॉर्ड माउंटबेटन क्या किए और सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू तीनों आदमी क्या किए कि चलो तुम पाकिस्तान में मिलना चाहते हो तो मिल जाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वहाँ की जनता से पहले पूछ लिया जाए, वोट करा लिया जाए कि वो लोग किधर रहना चाहता है। यहाँ की जनता थी हिंदू, राजा थे मुस्लिम। 90% जनता क्या कर दी कि ये कही कि हम लोग भारत में रहेंगे, और 10% जो जनता थी ये कही कि हम लोग
पाक में रहेंगे। तो ये बताइए कि जब 90 गोरा कहेगा कि भारत में रहेंगे तो 10 गोरा पाक में चल जाएगा। यहाँ क्या कि एक सरदार पटेल अपना सैनिक लगा दिए, यहाँ सैनिक लगा दिए। सैनिक लगाने के बाद इधर की अपना पाकिस्तानी सैनिक आए कि हाँ ये आना चाहते हैं तो हम इसको ले जाएंगे, तो यहाँ पर भारतीय सैनिक रोक दिया, क्योंकि 90% भारतीय क्या कर रहे हैं कि हम भारत में ही रहेंगे। आप बोले कि जिसको जिसको 10 गोरा के जाना है यहाँ से उठ के भाग जाओ जल्दी जल्दी, क्या जिसको जिसको 10 गोरा के जाना उठ के भाग जाओ। अब भागेगा कैसे, यहाँ तो है सैनिक, जाइएगा इंडियन आर्मी भगा देगा तुरंत। इस सब बेचारा शांत हो गया। यहाँ के राजा को बोला गया चल लिख कि मैं भारत में विलय हो रहा हूँ। तो ये जनमत संग्रह के आधार पर जूनागढ़ को भारत में विलय किया गया। इसका काम समाप्त हो गया, ये शांत हो गया। अब आते हैं हम लोग हैदराबाद। हैदराबाद के निजाम थे बेचारे ये निजाम थे, ये थोड़ा शक्तिशाली थे। और देखिए हैदराबाद, ये जो तेलंगाना जो बना है ना, यही इतना दूर हैदराबाद था। इसके पास अपना मतलब कि सैनिक था, ये शक्तिशाली थे। दुनिया की सबसे बड़ा जो कोहिनूर हीरा निकला था इसी के पास से निकला था, ये हैदराबाद के ये खान से निकला था। तो ये सोना चांदी सब में संपन्न था। ये कहता था पगला कि भाई सब आदमी हम लोग मिल के अब पाकिस्तान में जाएंगे। अब ऐसा हो सकता है कि मान के चलिए पूरा शरीर हमारा है, हमारा शरीर के बीचवा में के है पेटवा खाली दूसरा कोई के हो जाए, ऐसा होगा? सब शरीर हमारा है तो बीचवा में तो दूसरा कैसे हो जाएगी पेटवा में? तो वही बात है कि भाई सारा क्षेत्रफल भारत के है, आज बीच में ही तेलंगाना दूसरा का हो जाएगा। ये कैसे भाई? ये कहता था कि हम पाकिस्तान में जाएंगे। तो यहाँ से बोला गया कि तुम लोग छोड़ करके पाकिस्तान में चले जाओ। तो नहीं, हम लोग यहाँ के भूभाग के खंड को लेकर मिलेंगे पाकिस्तान में। तो क्या कि सरदार पटेल कहें कि लोग ऐसे नहीं बनेगा। सरदार पटेल इंडियन आर्मी भेजी, एगो ऑपरेशन चलाई पोलो, और कह दिया कि जाओ इस सब को चारों तरफ से क्या करना है, घेर लो और कहो कि तुम लोग आराम से भारतीय क्या बोलते हैं भारत की सरकार के साथ सिग्नेचर करके मिल जाओ। यहाँ के दिक्कत इसलिए ज़्यादा हुआ कि राजा भी थे मुस्लिम और जनता भी थी मुस्लिम। जनता भी कहती थी कि पाकिस्तान में जाएंगे, राजा भी कहते थे कि पाकिस्तानी में जाएंगे, इसीलिए यहाँ ज़्यादा दिक्कत हुआ। तो भारतीय सैनिक यहाँ पर आए और पूछे कि तुम लोग को क्या क्या डिमांड है बताओ, भारत सरकार उसको पूरा करेगी। तो ये लोग कह रहे थे कि नहीं, हमारा यही डिमांड है कि हम लोग यहाँ के भूभाग को क्षेत्रफल को लेकर के पाकिस्तान में जाएंगे, ये पाकिस्तान बना देंगे। हाँ इसी को हम लोग पाकिस्तान बनाएंगे। यहाँ भी एगो पाकिस्तान रहेगा, यहाँ भी एगो पाकिस्तान रहेगा, हम लोग पाकिस्तान के अंग रहेंगे। अब सरदार पटेल क्या किए कि एगो ऑपरेशन चलाएँ पोलो, इंडियन आर्मी भेज दिए। तब इंडियन आर्मी भेज के जौन जौन ज़्यादा फरफरा रहा था सबको कूटना चालू किया। जब कूटना चालू किया तो ये फ़ोन कर रहे हैं इंग्लैंड अंग्रेज़ के पास कि आपने तो कह के गया था कि जिसको जिसको स्वतंत्र रहना है रह सकता है, यहाँ पर सरदार पटेल मेरे ऊपर जुल्म कर रहे हैं। अब वहाँ से फ़ोन कर रहा है अंग्रेज़ों फ़ोन कर रहा है भारत के प्रथम है क्या फोन उस समय वो क्या बोलते हैं, हाँ लैंड लिख के जा रहा था ना, हाँ वो है। तो ये उसके पास मैसेज दिया अंग्रेज़ के पास, उधर से मैसेज आया पंडित जवाहरलाल नेहरू पर, आप सैनिक लगाए हैं हैदराबाद के ऊपर। तो पंडित जवाहरलाल को ये क्या पूछे ना, ऐसा बात नहीं है, पूछते हम सरदार पटेल से, इनसे पूछ रहे हैं कि सैनिक लगाए हैं हैदराबाद के ऊपर। ये कहते हैं ना सैनिक नहीं लगाए हैं, हम क्या लगाए हैं, पुलिस लगाए हैं। तो पुलिस तो आराम से लगा सकते हैं, स्टेट में पुलिस लगा सकते हैं, तो पुलिस तो आराम से लगे। तो ये थे वास्तव रूप से सैनिक। पुलिस के कपड़ा पहना दिया गया और पोलो ऑपरेशन चलाया गया। जो लोग ज़्यादा फरफरा रहे थे सबको कूटना चालू किया, कोई को ऊपर भी भेजना चालू किया, सबको कूट काट के अंत में क्या किया कि पुलिस की कार्रवाई पर बलपूर्वक इसको भारत में मिला लिया गया। आज भी पढ़िएगा तो किताब में लिखता है कि भारत के कौन ऐसे देसी रियासत है, या एग्जाम में आपको 1 नंबर की ये जरूर पूछेगा, भारत के निम्नलिखित में से कौन से ऐसे देसी रियासत है जिसको पुलिस कार्रवाई द्वारा या बलपूर्वक मिलाया गया है। तो क्या आंसर मारिएगा, हैदराबाद। उसको पुलिस की कार्रवाई या बलपूर्वक के मतलब क्या होता है, ज़बरदस्ती मार के पीट के, मतलब जैसे भी हो सके उसको भारत में मिलाना था। तो कौन ऐसा देसी रियासत था जिसको पुलिस कार्रवाई द्वारा मिलाया गया, हैदराबाद। कौन ऐसा देसी रियासत था जिसको जनमत संग्रह के आधार पर मिलाया गया, जूनागढ़। ये देखिए जूनागढ़ गुजरात में, ठीक। अब चलिए अब ये दूगो निपट लिए, ये दूगो से तो सरदार पटेल जवाहरलाल नेहरू निपट लिए आराम से। अब बेचारा बच गए कौन, देसी रियासत कश्मीर। ये कश्मीर बच गया,
ठीक, कश्मीर था। अब ये जो इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, यहाँ समझिए इसको। ये नोट करना होगा ना, तो अभी बताए हैं ना कि जाइएगा आराम से वीडियो स्टार्ट कीजिएगा, जो जो पॉइंट नोट करना होगा आराम से वीडियो को रोक दीजिएगा, कॉपी और कलम लेकर बैठ जाइएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। जब भी चढ़े आज चढ़ जाएगा, ठीक ना, रात तक तो ज़रूर चढ़ जाएगा। तो आप देखिए ये जो हमारा जो कश्मीर था ना, ये कश्मीर इधर से कश्मीर राजस्थान और इधर आता है ना, तो इधर के कोई ज़रूरत नहीं, हमको केवल कश्मीर लेना है, ठीक। तस्वीरें बनाइए ना। हाँ, इसको हमको कश्मीर, चलिए। ये कश्मीर में क्या था कि यहाँ के राजा थे हरि सिंह। हरि सिंह ये थे हिंदू, ठीक। इनका वजीर थे शेख अब्दुल्ला। वजीर माने क्या होता है? प्रधानमंत्री। शेख अब्दुल्ला ये थे अपना मुस्लिम। यहाँ की जनता क्या थी? ये सारी जनता यहाँ की थी मुस्लिम, कश्मीरी पंडितों को छोड़कर अपवाद में सब मुस्लिम थी। अब पाकिस्तान क्या किया कि हिंद से ये इसका पाकिस्तान का यानी कि पाक का अपना एक धर्म है ना, कौन सा धर्म? इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म को मानता है, ये उसका अपना राष्ट्रीय धर्म है इस्लाम धर्म। उसको वो धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है। भारत क्या एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, किसी भी राज्य की प्रचार मतलब किसी भी धर्म की प्रचार नहीं करेगी। भारत किसी भी धर्म की प्रचार नहीं करेगी, जबकि उसकी जनता जिस धर्म को मन करेगा प्रचार कर सकती है, ठीक। तो भारत क्या था कि धर्मनिरपेक्ष राज्य था। अब पाकिस्तान में ही नहीं जाके कह सकती है अल्लाह अकबर, क्या ये सब नहीं ना कह सकती है, इस्लाम जिंदाबाद, ये सब नहीं। हाँ, ये सब क्या करता था, ये बगलवा में रहता था बॉर्डर पर पाकिस्तानी सब अल्लाह अकबर इस्लाम जिंदाबाद, धीरे धीरे यहाँ की जनता को पढ़ाना चालू किया, ऐसे धरना चालू किया ना, कुछ आदमी मिलाना चालू किया, इधर से करके धरना चालू किए, ठीक। तो ज़बरदस्ती जब आक्रमण जब चालू किए तो बम विस्फोट करने लगे, यहाँ की जनता को मारने लगे, पीटने लगे, अत्याचार करने लगे। तो अब हरि सिंह राजा थे बेचारे, ये हरि सिंह राजा थे। ये क्या करते हैं कि अब दौड़ के भागे कहाँ आते हैं, देखिए यहाँ से हरि सिंह ये भाग कर आते हैं दिल्ली सरदार पटेल के यहाँ ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू के यहाँ। कहते हैं कि देखिए सर साहब, यहाँ पर मेरे जो कश्मीर में पाकिस्तानी हमला कर रहे हैं, बम विस्फोट कर रहे हैं, यहाँ के लोगों के अत्याचार कर रहे हैं, आप हमको क्या कीजिए कि सुरक्षा दीजिए, अपनी सैनिक भेजिए। तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं सरदार पटेल से, सरदार पटेल कहता है कि उसको छोड़ दीजिए, मरने दीजिए। वो अपने से न कहा था कि हम अलग रहेंगे, हम तो कहे थे कि मिल जाओ भारत में, उस समय नहीं मिला, उसको मरने दीजिए। वही बात है। जब देखिए जो छोटा बच्चा रहेगा ना, तो लालटेन के पास जब बैठा, हम लोग पहले पढ़ते थे तो लालटेन से पढ़ते थे, आज भी कोई लालटेन से पढ़ता है, सब लोग नहीं, सब लोग तब लाइट से पढ़ता है। तो वही छोटा बच्चा बार बार बगल में बैठ जाएगा ना, चौकी उकी पर हम लोग पढ़ते थे, बगल में बैठ जाएगा, तो बार बार उसको मतलब चाहे पकड़ ले, लालटेनवा को जलेगा तो बार बार उसको चाहे पकड़ ले, आप हटाइए बार बार, वो चाहे ना पकड़ ले, एक बार क्या कीजिए छोड़ दीजिए उसको, और उसके बाद जलेगा ना तो धाइयों के सटाइएगा, तुम नहीं सटाने देगा, ठीक ना। तो इसको बार बार बोला गया तुम मिले जाओ, नहीं मिला। पाकिस्तानी जब उस पर अत्याचार करने लगे तब ये क्या किया, दौड़ के आया पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास। अब नेहरू कहते हैं सरदार पटेल से कि सेना मांग रहे हैं हरि सिंह, तब वो कहते हैं सरदार पटेल कि जब सेना मान रहा है तो हम तुम्हारी रक्षा करेंगे और करेंगे, लेकिन किस शर्त पर, चल इस पर लिख कि हम भारत में विलय होते हैं। विलय पत्र दिए हतगरा, चल लिख इस पर वहीं कि हम भारत में विलय होते हैं, ठीक। अब हरि सिंह बेचारे थे ये अपना मतलब सीधा, मतलब जितना ज़्यादा हरि सिंह गाधा थे ना, उससे ज़्यादा मतलब उतना ही ज़्यादा घोड़ा थे। क्या नाम है? शेख अब्दुल्ला। हाई यानी हाई जितना ज़्यादा मूर्ख थे हाई उतना ही ज़्यादा चालाक था। ये उसमें पेश दिए कहता है कि उसमें लिखिएगा ये भी बात कि हम भारत के अंग हैं, भारत के अभिन्न अंग है, मगर हमारा संविधान अलग होगा, हमारा झंडा अलग होगा, हमारी धर्म अलग होगी ना। तो ये जितना ज़्यादा गधा थे उससे ज़्यादा ये तेज घोड़ा था ना। ये उसमें पेश दिया एगो उस समय इसको मिलाना जो जम्मू कश्मीर के था ये बहुत ज़रूरी था। धीरे धीरे इधर से बम विस्फोट आप प्रेम से भी मिला रहा था, सब उधर से ज़रूरी था कि हमारा अंग है वो मिला रहा है। ये बेचारा उस समय नहीं समझा तो थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया गया था। जब आक्रमण हुआ तो समझा, हरि सिंह दौड़ के आए दिल्ली, जब कहे कि हमारे ऊपर सैनिक मतलब कि दीजिए, हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है, तब यहाँ दिल्ली से क्या हुआ
कि सैनिक भेजा जाए। कब? जब हरि सिंह साइन कर दिए कि हम विलय पत्र पर भारत में विलय हो रहे हैं, ठीक। तब भारत को पूछता है बार बार कि जम्मू कश्मीर को भारत में कैसे विलय किया गया, तो उस पर लिखता है कि विलय पत्र के आधार पर ना, वहाँ के राजा विलय पत्र पर सिग्नेचर कर दिए। तो अब यहाँ पर पेश दिया तेज जो था ना शेख अब्दुल्ला, इसके बेटवा का नाम था फारूक अब्दुल्ला, वो अभी भी कश्मीर पर राज कर रहा था, मुख्यमंत्री बना था यहाँ के। उसका बेटवा का नाम था उमर अब्दुल्ला, युवा भी मुख्यमंत्री बना था। उसका बेटिया का नाम था, वो का नाम है, अरे अभी महबूबा मुफ्ती, हाँ उसी की बेटिया है। तो ये सब अब्दुल्ला परिवार आज भी, उस समय इतना तेज था, तो ये अब्दुल्ला परिवार आज भी इस पर राज करता था ना, ये आज भी राज करता था। तो जान जाइए कि जब हरि सिंह के समय में ये इतना तेज था, तो आज भी तो अपना तेज ही दिखाएगा ना, तो तेज ही दिखा रहा था। ये शेख अब्दुल्ला बोला कि हमारा अलग संविधान होगा, हमारा अलग झंडा होगा, हमारा अलग पहचान होगी, ठीक ना। हम मतलब कि उसमें पेश दिएगा लकड़ी, तब तो साइन कीजिएगा उस पर विलय पत्र को। तो उसमें लिखवा लिया, ठीक है तुम्हारा भी बात रहे, प्रधानमंत्री है ना, तुम्हारा भी बात रहे, लिखवा लिया। इसीलिए जम्मू कश्मीर के आज तक अलग झंडा था, उसका अलग संविधान था, उसकी अलग भाषा थी। तो एक राज्य में अलग अलग मतलब संविधान, मान के चलिए 28 राज्य, तुमको हम अलग राज्य दे दें, अलग भाषा दे दें, अलग संविधान दे दें, अलग पुलिस दे दें, अलग झंडा दे दें, तो हमारा इधर भी तो राज्य सब कहेगा कि हमरो तो रहेगा क्या। अब इधर सब लोग बगावत करने लगेगा, तब क्या कीजिएगा। तो यहाँ पर 370 दिया गया विशेष राज्यों की दर्जा, वही मैंने तुम्हारा अलग संविधान रहेगा कुछ दिनों के लिए। विशेष राज्य की जैसे यहाँ पर दर्जा दिया गया, अब भारतीय सरकार क्या किया कि यहाँ से अपनी सैनिक भेजा यहाँ, और सैनिक भेजा। उस सैनिक का मतलब कि मेन ब्रिगेडियर जो थे उसका नाम था ब्रिगेडियर उस्मानी। ब्रिगेडियर उस्मानी का नाम सुना है ना। तो ब्रिगेडियर उस्मानी उनका जन्म हुआ था यहाँ पर लिया था, उसी को बचाने के लिए उनको मतलब उस्मानी को भेजा गया। अब देखिए जहाँ उनका घर है वहाँ पाकिस्तान कब्जा किया है, इनको बुलाया, कहा कि तुमको हम सेना के मतलब अध्यक्ष बनाएंगे, तुम मेरे पास आ जाओ, पाकिस्तान वाला। उन्होंने ब्रिगेडियर उस्मानी ने कहा कि हमारी जब वैकेंसी निकली थी, हम जब नौकरी लिए थे, तो हम भारतीय संविधान की कसम खा करके शपथ लिए थे, हम भारत को छोड़ कर नहीं जाएंगे, चाहे जितना टुकड़ा हो जाए भारत, हम भारत में ही रहेंगे। तब ब्रिगेडियर उस्मानी को भेजा गया यहाँ की कमांड संभालने के लिए। भारतीय सैनिक गया और देखा हरि सिंह के राज्य में जम्मू कश्मीर कहाँ कहाँ अत्याचार हो रहा था, सबको ठोक ठाक के शांत कराया गया। उधर से बम बारूद चल रहा था, इधर से चल रहा था। एक बार ऐसा हुआ था कि जहाँ खड़ा थे ना ब्रिगेडियर उस्मानी, वहीं पर उधर से जैसे मान के चले यहाँ खड़ा है, अब यहाँ से जैसे आप अपना 10-20 डेग यहाँ इधर आगे आए, तब तक बमों जहाँ खड़ा थे वहीं गिरा बराम देने के। तो वहाँ से तो बच गए, लेकिन बाद में क्या हुआ कि लड़ते वो भी तो आदमी ही ना है भाई। अब मान के चलिए सीधा देह पर बम गिर जाए तो हम बचेंगे, मरिए ना जाएंगे, कितना हो बहादुर होंगे, तो लड़ने के लिए बहादुर है, मगर देह पर बम गिर जाए तो हम तो नहीं बचेंगे। तो उसी प्रकार ब्रिगेडियर उस्मानी के ऊपर बम गिरा, मर गए। पहला बार तो बचे थे, बच के जब आए थे तो पूछा गया था दिल्ली में उनसे कि आपको डर नहीं लगता है, तो वही बोले थे कि हमारे ब्रिगेडियर उस्मानी की इज्जत तो दुश्मन के तोप का गोला भी करता है, वो भी गिरने से पहले देखता है कहाँ है कहाँ गिरे, ठीक ना। तो जहाँ थे वो उसके बगल में गिरा था, इसलिए उसको पूछा गया। तो ब्रिगेडियर उस्मानी को जैसे यहाँ पर भेजा गया, यहाँ पर इस सब को अपना कंट्रोल कर लिए, यहाँ रोक लिए भारतीय पाकिस्तानी सैनिक को। तब दिल्ली यहाँ पर अपना खबर दिए, अब हमको आदेश दिया जाए कि पाकिस्तान में घुसे। तो भारतवासी को तो जानते हैं, इनका पॉलिसी है कि हम पहले किसी पर आक्रमण नहीं करेंगे, अगर वो करेगा तो उसके बाद हम कितना करेंगे इसकी गिनती हम नहीं करेंगे। तो यहाँ से इनको रोक दिया गया कि नहीं, इसी के आगे नहीं जाना है। अब यहाँ पर रुक गया। अब इसको क्या किया गया कि 370 दे करके इसको जम्मू कश्मीर को भारत में मिला दिया गया। तब ये आपका तेलंगाना मिल गया, जूनागढ़ मिल गया, जम्मू कश्मीर मिल गया। एग्ज़ाम में जब पूछता है तो खास करके 4 बातें पूछता है। जम्मू कश्मीर को भारत का राज्य बनाया गया किस मतलब की शर्त पर, नीचे दे देगा पुलिस की कार्रवाई पर, विलय पत्र पर, जनमत संग्रह पर। तो क्या मारिएगा? विलय पत्र पर। जूनागढ़ को जनमत संग्रह, तेलंगाना को बलपूर्वक पुलिस कार्रवाई द्वारा। भारत में एक ही राज्य है जिसको बलपूर्वक मिला गया, कौन? हैदराबाद, तेलंगाना को। तो ये हमारे क्या थे? देसी रियासत थे। इस देसी रियासत में से 1, 2, 3, 500 कै गो था? 65 गो था। इसमें से 13 गो आपका चला गया पाकिस्तान में। कै गो बचा? 500
52 गो बचा। इसमें से 552 में से 549 वो आराम से मिल गया। 3 गो नौटंकी कर रहा था तो सबके नौटंकी छोड़ा दिया गया। उसके बाद में ये सब देश मिल करके अपना बन गया। अब जब देशी रियासत समाप्त हो गया तब इसको समझते हैं कि हमारा देश, हमारा राज्य कैसे था, क्या था, नहीं था। आज ना 28 गो राज्य बोल दे रहे हैं, अब फट से 9 गो केंद्र, 8 गो केंद्र शासित प्रदेश। पहले क्या किया गया कि अब देखिए, जब सबको मिला दिया गया तब राज्य बना कई प्रकार की, ए, बी, सी और डी। इसमें 9 राज्य, इसमें 9 राज्य, इसमें 10 राज्य और इसमें यूटी, यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश। तो पहले जो थे वो यूटी थे, केंद्र शासित प्रदेश। जैसे अंडमान निकोबार को उसमें रखा गया था, लक्षद्वीप को उसमें रखा गया था, पांडिचेरी को उसमें रखा गया था, इसी प्रकार से यूटी में रखा गया था उसको। अब ये 9 गो राज्य कौन कौन से? तो ब्रिटिश उपनिवेश, जहाँ जहाँ ब्रिटिशों ने शासन किया था ना, जहाँ जहाँ ब्रिटिशों ने शासन किया था, यानी ब्रिटिश पूर्ण रूप से कब्जा कर लिया था भारत के जिस जिस राज्य को ब्रिटिश पूर्ण रूप से कब्जा कर लिया गया था। किस राज्य में आता था? ए में। आज जिस जिसको भारत ने जिसको, जैसे मान के चलिए, अब देखिए दूसरा में किसको रखा गया था। अब जैसे बिहार है हमारा, बिहार में सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से आता है? पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर। तो अंग्रेज़ दिमाग लगाता था, उसको पैसा कमाना था। वो जानता था कि हम वो कब्जा करने नहीं आए थे, कब्जा करेंगे हमको पुलिस रखना पड़ेगा, प्रशासन रखना पड़ेगा, न्याय व्यवस्था देखना पड़ेगी, पैसा देना पड़ेगा, सबको संभालना पड़ेगा। तो इसीलिए वो शासन करने की मत से नहीं आया था, वो व्यापार करने की। तो क्या किया कि मेन जगह को, जैसे कि पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, यहीं से बिहार शरीफ, मेन जहाँ जहाँ पैसा वाला क्षेत्र है उस सबको कब्जा कर लिया था। तो जो मेन जैसे महाराष्ट्र में, तो पूरा महाराष्ट्र को कब्जा करने से बढ़िया है औरंगाबाद कर लीजिए, मुंबई को कर लीजिए, नासिक को कर लीजिए, उसके बाद पुणे को कर लीजिए, यही सबको कर लीजिए। आप पैसा वाला बहुत, मतलब कि यहीं से तो मेन पैसा आता है। तो मेन जब शहर को जो मतलब कब्जा किया था ब्रिटिश, उसको रखा गया था किस में? बी में। अब सी क्या था, इसको बारे में समझते हैं। सी में 10 गो था। अब ए कहाँ से कहाँ तक आता था? तो जैसे मान के चलिए ए हैसब आता था, बी में हैसब आता था, सी में हैसब आता था, ठीक। ए में हैसब है ना, आ जाता था इसका। डी में कौन आता था? तो यूनियन टेरिटरी। अब ए में जौन की केंद्र शासित प्रदेश होगा उस सबको रखा गया था ना। हाई जो मेन शहर पर जो कब्जा किया गया था, इसको कहाँ कहाँ रखा गया था? जैसे झारखंड के रांची है उसको पकड़ लिया, मध्य प्रदेश को भोपाल है इसको पकड़ लिया, इंदौर को पकड़ लिया। इस सबको कहाँ रखा गया था? बी में रखा गया था। मेन शहर को, मेन जो शहर थे इसको रखा गया था बी में। अब चलिए यूनियन टेरिटरी को कहाँ रखा गया था? सी में, यानी कि इसको बोलते हैं संघ शासित। हाँ, संघ शासित। और सी में 10 गो राज्य थे। अब सी में जितने मान के चलिए कि क्या बोलते हैं, हाँ मान के चलिए कि ये बहुत सारा राज्य के मिला कर के ए में रख दिया गया, बी में रख दिया, सी। तो इसमें बहुत दिक्कत होता था ना, 4 प्रकार के है। अब हैसब को क्या किया कि हैसब को समाप्त करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू एगो दिमाग लगा। ए कितना बड़ा है तो देख लीजिए कितना बड़ा है। अगर हमको पूछेगा, उस समय आपसे पूछा जाता, किसी से पूछा जाता था कि आप किस राज्य के रहने वाले हैं, बिहार। किस राज्य का रहने वाले हैं? उस समय बिहार था? नहीं था, राज्य ए। अब राज्य ए में रहने वाले हैं, ठीक। और थोड़ा सा हेने में हेल गए राज्य ए से, तो यहाँ पर बांग्ला बोला जा रहा था, वहाँ पर दिक्कत हो जाता था। और मान के चलिए कि इस राज्य में, महाराष्ट्र में रहने वाले लोग मराठी जानते थे, और तनी मनी हेल गए हमें गुजरात में, है तो इसी में, लेकिन तनी मनी हेल गए तो यहाँ गुजरात थी। अब यहाँ इसको प्रॉब्लम होने लग रहा था। ये एन से वही राज्य में है, लेकिन तनी मनी हेने हेल गया तो इसको प्रॉब्लम, यहाँ है तो ठीक है। अब मान के चलिए हाई यही राज्य में है, हाई क्या बोलता है सब? तेलुगु। आ तनी मनी हेल गया तो ये क्या बोलता है? तमिल। आई तनी मनी हेने हेल गया तो तेलुगु, तो इसको प्रॉब्लम हो रहा है। इस सब को सॉल्व करने के लिए क्या कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल,
कहें कि सर्वोच्च न्यायालय के यानी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज जिनका नाम था S.K. धर, ठीक, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाते हैं। उस कमेटी का क्या नाम रखा जाता है? उस कमेटी का क्या नाम रखा जाता है? S.K. धर कमेटी। वो किस लिए बनाया गया? वो इसलिए बनाया गया कि जौन हेल जा रहा है, मान के चलिए हम महाराष्ट्र में है, गुजरात में तन मन हेल गए तो हमको प्रॉब्लम हो जा रहा है तो एक ही गो राज्य में। हम बिहार में है तन मन पश्चिम बंगाल में हेल गए तो हमको प्रॉब्लम हो जा रहा है, वहाँ बंगाली बोल रहा है सब। तो ये सब हेलने वाला जौन व्यवस्था था ना इधर से उधर, इस सब को सॉल्व करने के लिए भारत सरकार ने क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज S.K. धर, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज S.K. धर आयोग बनाया। आयोग कब बनाया गया? S.K. धर आयोग 1948 ईस्वी में। इस सब को अगर नोट करना होगा तो अभी नहीं, वीडियो चालू कर लीजिएगा, जाकर उसमें आराम से नोट कर लीजिएगा। S.K. धर आयोग को जब बनाया गया इसलिए बनाया गया कि सर आप सुप्रीम कोर्ट के मतलब कि रिटायर्ड जज हैं, आप इसमें कितने सदस्य थे? इसमें 4 गो सदस्य थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। उन्होंने ही सलाह दिया था कि S.K. धर आयोग बनाया जाए, आई जो हेलने वाला समस्या है इसको दूर किया जाए। तो ये क्या किए, इसको बनाया गया कि आप जाइए देखिए कि कल्चर के आधार पर, यानी मान के चलिए तमिलनाडु में जाइएगा तो वहाँ के कल्चर अलग है, वहाँ की भाषा अलग है। बिहार में यहाँ की कल्चर अलग है, यहाँ की भाषा। राजस्थान में जाइए, गुजरात में, वहाँ की भाषा अलग है, कल्चर अलग। अब राजस्थान में जाइएगा तो ये वहाँ के खाना भी देखिए अलग अलग होता है। टेस्टी खाता है सब, थोड़ा थोड़ा खाएगा, एक ही थाली में सब बहुत रख लेगा, तन टेस्टी। अब बिहार में क्या होता है, एक छिपा भात, 4 करछुल दाल, हाथना चोखा, 2 गो मरचाई, 1 गो प्याज, सब एक में गाज लेगा आ बस चालू हो जाएगा एकदम दे दाना दो, ठीक। तो ये सब कल्चर अलग अलग होता था। तब देखें कि कल्चर के आधार पर, भाषा के आधार पर सबको कैसे मतलब कि सुसृजित किया जाए कि सबको जीने में मतलब आसान हो जाए। तब S.K. धर आयोग की गठन किया गया 1948 में। इसको जांच करने के लिए जाकर जांच कीजिए कि क्या भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का गठन हो सकता है। तो इसने जांच किया और कहा कि भाषा के आधार पर सर जी नहीं कर सकते। कौन था भाषा के आधार पर? हाँ क्या? कोई नहीं मांगा था, ये अपने मन से बनाया गया था कल्चर को मतलब समझाने के लिए। हेलने, सुनिए ना, ये हेलने वाला जो प्रॉब्लम था उसको दूर किया जा रहा था वहीं, ठीक। अब चलिए, अब हेलने वाला प्रॉब्लम दूर करने के लिए उसके बाद आया JVP, जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद वल्लभ भाई पटेल, पटाभी सीतारमैया आयोग आया। आयोग ये 1948 ईस्वी में आया। कहा कि चलिए अब हम लोग जांच करते हैं कि क्या भाषा के आधार पर भारत का पुनर्गठन किया जा सकता है। तो इसने भी जांच किया तो कहा कि ना, इसमें तो गलत हो जा रहा है, ठीक। ये भी खत्म। अब क्या करता है कि पेट्टू श्रीरामल्लू, कहीं कहीं मिलेगा पोटी श्रीरामल्लू, कहीं कहीं मिलेगा पेट्टू श्रीरामल्लू, ठीक। ये पोटू श्रीरामल्लू क्या करते हैं कि ये बेचारे अपना 58 दिन के आमरण अनशन का मतलब समझिए। आमरण अनशन का मतलब होता है आमरण, यानी जब तक हम मर नहीं जाते हैं तब तक अनशन करते रहेंगे। अनशन का मतलब अन्न नहीं खाएंगे। आमरण अनशन, जब तक हम मर नहीं जाते हैं तब तक अन्न नहीं खाएंगे। ये भूख हड़ताल पर बैठे हैं। हाँ, जब तक नहीं मर जाते हैं, यानी कि जब तक मर नहीं जाए तब तक नहीं खाएंगे। मर जाने के बाद खाएंगे, पिएंगे, पचाएंगे, ये सब ऊपर जाके कुछ भी करेंगे, लेकिन जब तक मर नहीं जाते हैं जब तक ले हम खाना नहीं खाएंगे। आमरण अनशन पर यानी भूख हड़ताल पर रहने वाले व्यक्तियों को एक अपवाद में रहता है कि पानी पी सकते हैं। पानी पी के मतलब पावर ड्रिंकिंग ले सकते हैं, जैसे नींबू पानी, ग्लूकोज पी सकते हैं, एनर्जी ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक। तो ये सब उस समय था, एनर्जी ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, ये क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, ये सब उस समय था नहीं था। ये बेचारे 58 दिनों तक आमरण अनशन पर बैठे रहे, इसको कोई नहीं सुना, ये मर गए। इसकी मांग क्या थी कि हमारी भाषा के आधार पर, यानी भाषाई आधार पर ये हमारे राज्यों का गठन किया जाए। ये कहाँ के थे?
तो ये देखिए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ये मिला करके पहले क्या था आंध्र प्रदेश, यहीं के आंध्र प्रदेश के ये भाषाई आधार पर यहाँ कौन भाषा बोला जाता है, तेलुगु। तो यहाँ पर जब तेलुगु बोला जा रहा है तो तेलुगु भाषाई के लिए एक अलग क्षेत्र होना चाहिए। इसी के मांग के लिए 58 दिन के ये आमरण अनशन किए, इसके बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया, ये बेचारे मर गए। मर जाने के बाद क्या हुआ कि अब मान के चलिए कि अभी जो जितने अच्छे आदमी होंगे, जैसे कि उसके समर्थक में जितने आदमी रहते हैं ना, अगर उसको कुछ हो जाता है तो रोड पर उतर जाता है। क्या अभी जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा के, उनको कुछ हो जाएगा तो जितने सारे भाजपाइयों ने होगा रोड पर उतर के जाम करने लगे। ये क्वान्टिटी है। तो भाषाई आधार पर ये गठन की मांग कर रहे थे। पेटू श्री रामलू 58 दिन के आमरण अनशन पर बैठे थे, इनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया, बेचारे ये मर गए। मरने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो तो कहे कि बड़ा मुसीबत हो गया। मुसीबत क्या हुआ, मुसीबत क्या हुआ कि जब मर गया तो लोगों ने क्या किया कि दक्षिण भारत के लोग, ये तेलुगु बोलने वाले, ये सब लुंगी उंगी पहनता है, सब ना लुंगी उंगी पहनता है, उजला उजला लुंगी, उजला शर्ट, उजला लुंगी, उजला गमछा था। शादी ब्याह में भी ये सब ज्यादा। हाँ, तो वहाँ अच्छे लोगों को लुंगी पहनना जाता है। जो लोग लुंगी पहन लिया ना दक्षिण भारत में, समझ एक पावरफुल है। और उत्तर भारत में जौन लुंगी पहन लिया, समझ एक वो सबसे घटिया है। ये ऐसे देखा जाता है भारत में, ठीक ना। भारत के कल्चर को अगर उत्तर भारत में कोई लुंगी पहना है ना, और लुंगी पहन के उत्तर भारत के कोई संसद में पहुंच जाए तो कहेगा कि एकदम घटिया आदमी है, लुंगी पहन के संसद में आ गया। और इसका घर कहाँ है तो बिहार में। बिहारियों कहेगा कि घटिया है, लुंगी पहन के हमारे संसद में चला गया, कैसा नेता हम लोग चुन दिए ना। लेकिन वो लोग लुंगी पहन के आता है तो गर्व महसूस करता है वो लोग। तो वो क्या किया कि आमरण अनशन पर जब मर गए तो ये मरने के बाद सब लोग अपना अपना लुंगी बांधा एकदम, और रोड पर चलो जी हल्ला करने एकदम, सब लोग आंदोलन करने लगा। जब आंदोलन करने लगा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय ना क्या था, फ़ोन उनको स्थान नहीं, टीवी भी था, रेडियो चल रहा था ना। तो रेडियो पर आते हैं और हल्ला करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, हमारे आदरणीय देश बंधु, आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग जहाँ भी हैं शांति बनाए रखें। हम भाषाई आधार पर आप लोगों को गठन करने की घोषणा करते हैं। ठीक, अब सब लोग थोड़ा सा शांत हो गया। अब पेटू श्री रामलू के मरने के बाद क्या किए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू एगो भाषाई आधार पर पहला राज्य बना दिए, जिसका नाम था आंध्र प्रदेश, यानी इसको बोल सकते हैं कि एपी। ठीक, अब आंध्र प्रदेश को बना दिए। अब जैसे अब बंगाल वाला जो था ये कहता है कि भाषाई आधार पर बना दिए तेलुगु भाषियों के लिए आंध्र प्रदेश, तो उसका तो ठीक है। आई बांग्ला में बांग्ला बोलने वाला कहता था कि हमरो तो मतलब भाषाई आधार पर गठन होना चाहिए ना, हमारा काहे नहीं होगा, हमारा भी होना चाहिए। अब हेलने से पंजाबी वाला ये थे मेरा भी होगा, क्या बिहार वाला कहते हैं हम का कहीं से कम है कि हमारा नहीं होगा। आप देखिए अब गुजरात वाला कहते हैं हमारा गुजराती होगा, राजस्थान वाला कहता है हमारा राजस्थानी होगा। पूरा देश में एकदम मचा एकदम हाहाकार। ठीक, अब ये वो आंध्र प्रदेश के चलते फिर आते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, कहते हैं कि पूरे देशवासी से रेडियो पर अनुरोध करते हैं कि आप लोग शांति बनाए रखिए। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज माननीय बहादुर सर सैयद फजल अली की अध्यक्षता में हम भाषाई आधार पर गठन करने के लिए कमेटी बना रहे हैं और सभी लोगों को भाषाई आधार पर गठित किया जाएगा। फिर आंदोलन शांत होगा। अब आते हैं कौन, फजल अली, उस लास्ट वाला खाली याद रखिएगा, उनका बड़ा नाम है खान बहादुर सर सैयद फजल अली। ठीक ना, तो फजल अली। अब इसको थोड़ा सा हटा देते हैं पहले, तब दिखाते हैं कि कौन आता है। कि यहीं पर लिख दे फजल अली, चलिए फजल अली। फजल अली आयोग आता है, ये एपी की गठन हो जाता है। एपी फजल अली आयोग की गठन कब किया गया, 1956 आयोग, फजल अली आयोग की गठन किया गया 1952 ईस्वी। सॉरी एक मिनट, ये जो पेटू श्री रामलू थे ना, ये 1952 में मर गए ना, तो ये 53 में फजल अली आयोग की गठन किया जाता है। हाँ, कैसे रहा जाता है 58 दिन के बाद मर गए, मतलब उसके अंदर कुछ नहीं।
एक मनुष्य की शरीर में जब साइंस पढ़िएगा तो ये बताता है कि बिना खाना पीना खाए हुए 21 दिनों तक ये आपकी आत्मा जिंदा रह सकती है। 121 दिनों तक बिना खाए पिए मनुष्य के शरीर की आत्मा 121 दिनों तक ये बॉडी जो है जिंदा रह सकता है। ये बेचारे, लेकिन हाँ उस मनुष्य की एनर्जी जो होनी चाहिए पूरी 100% जो मनुष्य की एनर्जी होती है उसके जैसे उस लेवल की होनी चाहिए। लेकिन बेचारे पेट्टू रामल्लू की एनर्जी कम थी, वो 58 दिन में ही स्वाहा हो गई। ठीक, अब चलिए, अब आता है फजल अली आयोग। यहाँ ध्यान दीजिए, फजल अली आयोग जब आता है तो 1953 ईस्वी में ये क्या करता है कि ये कहा पंडित जवाहरलाल नेहरू की, सुनिए, आपको हम 3 सदस्यीय बनाते हैं। 1 नंबर में इसका अध्यक्ष आप रहिएगा फजल अली आयोग के, यानी कि फजल अली उसके अध्यक्ष होंगे। ठीक, उस आयोग के। इसके नीचे 3 अन्य, एगो थे के.एम. पनिकर, एगो थे पंडित हृदयानंद कंजरू, पंडित हृदयानंद कंजरू, के.एम. पनिकर, तीनों आदमी को मिला करके एक आयोग बनाया गया फजल अली आयोग, जिसमें सदस्यों की संख्या 3, और इसके धर आयोग के सदस्यों की संख्या 4, जेबीपी आयोग के सदस्यों की संख्या 3, और फिर यहाँ फजल अली आयोग के सदस्यों की संख्या 3। संविधान सभा का अध्यक्ष है ना? हाँ तो सुनिए ना, पहले बात सुनिए। संविधान सभा अध्यक्ष फजल अली आयोग जब गठन किया गया तो ये गया अपना, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू को, देखो भाई तुम जल्दीबाजी मत करना। एक तो हम जल्दीबाजी किए, पेट्टू श्री रामल्लू को मरने के बाद एक राज्य को बना दिए तो पूरा राज्य में हमारा दहशत फैलने लगा। सब लोग अपनी अपनी मांग करने लगा का कि हमरा काहे नहीं होगा, हमरा काहे नहीं होगा। यानी पंजाब कोनो कहता है किम छे, हम किम नहीं होगे, क्या बंगला वाला है मेरा कुकू ना होगा, वो दूसरे बोलते हैं सबके भाषा में। बिहार वाला कहता है कि हम केकरा से कम है कि हमारा नहीं होगा। तो तुम जल्दीबाजी नहीं करोगे, 1953 में तुमको बना दिया जाता है, तुम रिपोर्ट दो कि कैसे होगा, सही होगा कि नहीं होगा, कैसे। तो ये फजल अली आयोग क्या करते हैं कि अपना रिपोर्ट देते हैं कब, 1956 ईस्वी में, और 1956 ईस्वी में रिपोर्ट देते हैं, कहते हैं कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। ठीक, जब किया गया तो सबसे पहले राज्य कौन बना था भाषा आधार पर, आंध्र प्रदेश। उसके बाद सबको अलग अलग अपनी अपनी भाषा के आधार पर राज्य बना दिए गए। उस समय टोटल कितने राज्य बने, 14 राज्य बने और 6 गो केंद्र शासित, इसी को बोलते हैं यूटी शासित, यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित। तो 14 गो राज्य, 6 गो केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। अब उसके बाद क्या हुआ कि जैसे जैसे विशाल राज्य था वो सबको तोड़ तोड़ के छोटे छोटे राज्यों में बना सकते थे। हम अभी बताए हैं कि जब आंतरिक राज्यों को तोड़ फोड़ करने की अगर ज़रूरत हो, ऐसा लगे कि भारतीय संसद में संसद को कि इसको तोड़ने की ज़रूरत है, आने जाने में दिक्कत है, भाषा के आधार पर रहने में दिक्कत हो रही है, तो उसको आप तोड़ सकते हैं। ठीक, किस अनुच्छेद के तहत, 3 के तहत। लेकिन अगर बाहरी विदेशी राज्यों को मिलाना होगा तो 2 के तहत। तो ये क्या किए कि 14 गो राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। यहाँ तक तो आप समझ लीजिए। अब देखिए भाग 1 में क्या है, पहले इसको समझिए। भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक। अनुच्छेद 1 क्या कहता है, राज्यों का संघ, भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का यूनियन है ना। चलिए, अनुच्छेद 2 विदेशी राज्यों को मिलाना। अनुच्छेद 3 आंतरिक राज्यों को तोड़ फोड़। ठीक, एग्जाम्पल में बहुत सारे राज्य, जैसे उत्तर प्रदेश से तोड़ के उत्तराखंड, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, बिहार से झारखंड। तो ये तो समझ गया आंतरिक राज्यों को। जब विदेशी राज्यों के एग्जाम्पल पूछेगा तो कौन दीजिएगा, सिक्किम। सिक्किम को कब मिलाया गया, 36वां संविधान संशोधन के तहत 1975 में। कौन सा, 22वां राज्य की दर्जा दिया गया। सुनिए पहले, यहाँ ध्यान दीजिए। अनुच्छेद 1 राज्यों का संघ ही तो सब लोग जानता है, लेकिन विदेशी राज्यों को मिलाना अनुच्छेद 2 में है। एग्जाम्पल में निम्नलिखित में से कौन से राज्य हैं, अगर 4 गो ऑप्शन दे देगा तो उसको क्या मारना है, सिक्किम। भारत में कब मिला, 1959 में। उसको राज्यों की दर्जा कब दिया गया, 1975 में। किस संविधान संशोधन के तहत,
भारत के कौन सा राज्य बना? चलिए, ये अनुच्छेद 2 हो गया। अनुच्छेद 3 में बताइए, आंतरिक राज्यों के सीमाओं और नामों में परिवर्तन या तोड़फोड़ कर सकती है संसद जब उसको ऐसा लगे। ऐसा लगे का मतलब जब दिक्कत हो तब। तो इसमें देखिए किस अनुच्छेद के तहत, जैसे एग्जाम्पल में उत्तर प्रदेश से काट करके, मध्य प्रदेश से काट के, बिहार से काट के, महाराष्ट्र कटेगा तो विदर्भ बनेगा। अभी बनने वाला है, अभी इसको नहीं। गुजरात बना है। ये सौराष्ट्र को देखिए, गुजरात राजस्थान और देखिए गुजरात महाराष्ट्र, ये दोनों मिलकर के क्या था? सौराष्ट्र था। इधर काट दिया गया तो गुजरात हो गया, इधर जो बच गया महाराष्ट्र हो गया। ठीक, अब बम्बई को काट के 2 बनाया गया, गुजरात और महाराष्ट्र। तो बम्बई को ही सौराष्ट्र बोलते थे ना, ये दिमाग ना है कि बम्बई को ही सौराष्ट्र बोलते थे। सौराष्ट्र को काटा गया तो इधर गुजरात हो गया और इधर हो गया महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र को काटेंगे तो एक भाग में हो जाएगा अभी विदर्भ और दूसरा रहेगा महाराष्ट्र। तो एग्जाम्पल में आप दे सकते हैं आंतरिक राज्यों को तोड़फोड़ में ये 2-3 राज्य दे सकते हैं। आगे अनुच्छेद 4 कहता है कि जब संसद अनुच्छेद 2 या 3 के कार्य कर रही है तो राष्ट्रपति उसमें बाधा नहीं डालेंगे। ठीक, लेकिन राष्ट्रपति को सूचना देना अनिवार्य है। जब संसद अपनी कार्य कर रही है तो विदेशी राज्य भी उसमें बाधा नहीं डाल सकते। विदेशी राज्य का मतलब विदेशी देश। आगे हम लोग पढ़ेंगे अब भाग 2 में, तो अनुच्छेद 2 से लेकर कहाँ तक पढ़ेंगे? अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक भाग 1 पढ़ लिए। जब भाग 2 में चलेंगे अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक पढ़ेंगे, उसमें नागरिकता की चर्चा की जाएगी। ठीक।